So we are going to discuss about the viruses, viroids, and lichens in today's lecture. Viruses, viroids, and lichens. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like viruses and viroids and lichens. अब लाइकेन को ए सेल्यूलर क्यों बोल रहे हैं? लाइकेन ए सेल्यूलर वाली बात नहीं, वहां तो एल्गी फंजाई दोनों है भाई, जो दोनों ही सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, लेकिन लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो क्या उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को किसी एक पर्टिकुलर किंगडम में रखा जाना चाहिए? क्योंकि यूनिसेल्यूलर एल्गी की बात करें तो वो हमारा प्रोटिस्टा में है, मल्टी सेल्यूलर एल्गी की बात करें तो वो प्लांटी में है, और अगर फंजाई की बात करें तो वो हमारा किंगडम फंजाई में है। और लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म having both having members from both kingdoms. ये नई वाली में थोड़ा सा चेंज है लाइन में। हाँ प्लीज बोलो बोलो क्या दे रखा है? In 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some unicellular organism. यूनी नहीं है, ए ही है। सॉरी ए सेलुलर। हाँ नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो मतलब वही है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लाइक एनसीईआरटी देखें, चाहे हम अब का अभी एट प्रेजेंट भी देख लें, तो भी वायरसेस को कहीं पर भी प्लेस नहीं किया गया है, फाइव किंगडम में तो है ही नहीं। तो वो नहीं सर, इतने सम ए सेलुलर से पहले लाइकन लिखा, मतलब इन्होंने लाइकन को यूनिसेलुलर नहीं माना। हाँ लाइकन को वही तो मैंने कहा कि वो ये ए सेलुलर तो है ही नहीं, वो बोला तो कि ए सेलुलर नहीं है वो, लाइकेन में तो दोनों ही सेल्यूलर हैं, तो मैंने तो पहले कह दिया ए सेलुलर में नहीं आना चाहिए वो। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स। हाँ जी सर, और पोरिन्स भी। हाँ इस चीज को जो है और क्लैरिफाई करके नहीं एनसीईआरटी में लिखा होगा, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि इसको जो है इंग्लिश का थोड़ा सा है यहाँ पे, लाइक वायरसेस वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स अगर लिखा जाता तो इसका मतलब ये होता कि ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में इन तीनों को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन लिखा है ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स कॉमा एंड लाइकेन, यानी कि ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में लाइकेन की बात नहीं हो रही है, ऐसा है। So these are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. अब उसको मतलब हम अपनी कंडीशन का जिम्मेदार माने ना माने, लेकिन मतलब हमें पता है कि भाई फ्लू जो है वो वायरसेस की वजह से ही होता है, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि वायरसेस का कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। Viruses did not find a place in classification since they are not truly living. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है कि वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो डू नॉट बिलोंग टू एनी किंगडम। यस यस, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, यहाँ की बात अगर हम करें तो वायरसेस जो हैं, यहां से पॉइंट हमारा निकल के आता है कि दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। इसके बाद यहां पर बात यह आ जाती है कि इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। लिविंग कहने का हमारा एक तरीका है, हमारा एक क्राइटेरिया है। लिविंग हम उसको बोलते हैं जहां पर एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होती है। तो क्यों है ऐसा कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग नहीं हैं? क्योंकि ये हमारी ही तो बनाई हुई डेफिनेशन है ना। हम अगर बोल दें कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि इन्फेक्शियस हो वो लिविंग कहलाएगा, तो वायरसेस भी लिविंग हो जाएंगे, लेकिन वायरसेस लिविंग है नहीं। क्यों, क्या है इसका रीजन कि वायरसेस लिविंग नहीं है? क्या है इसका रीजन कि वायरसेस लिविंग नहीं कहलाते? क्यों? क्योंकि लिविंग की डेफिनेशन हमने ये दे रखी है। क्या है डेफिनेशन? कि दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, और वायरसेस में ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है। इसके बेसिस पे वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग, द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर। एक है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात जब आती है तो वहां पर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो क्या बाहर, मतलब बाहर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, अंदर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों? आगे की बात है। वंस दे infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host.
यानी कि एक सेल में जाने के बाद ये मशीनरी को यूज करते हैं, किसकी मशीनरी को? एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ द सेल ऑफ द होस्ट, जिससे कि ये मल्टीप्लाई हो पाए। सो वुड यू कॉल द वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो वायरसेस जो हैं वो तो इनसाइड अ सेल लिविंग है, लिविंग है, यानी कि उनकी अपनी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है, और एक्चुअली उनकी अपनी होती नहीं है, वो उस सेल की होती है, उस होस्ट की होती है जिनमें इन्होंने इन्फेक्शन किया है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का पॉइंट है। तो सेल का स्ट्रक्चर तो इनके पास होता नहीं, सो उस बेसिस पे अभी हमने इसको ऑर्गेनिज्म नहीं माना है। ठीक है, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पाश्चर। ठीक है, ये जो वायरस सर लेविन्स्की दिखा रहा था हमारी एनसीईआरटी में तो। अच्छा, सेंटेंस पढ़ो। ये पास्टर डॉट डीजे लेविन्स्की ये यही है क्या? अरे पास्चर डॉट डीजे इवानोव्स्की नहीं है, पास्चर अलग है, उसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने फुल स्टॉप है। The name virus that means venom or poisonous fluid was given by Dmitry Lewinsky 1982। क्या? नहीं, पास्चर अलग है, उसके बाद डी पॉइंट जे पॉइंट वो है, वो अलग शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप मतलब वो है, वो पास्चर है भी नहीं है क्या ना। वहां पर? सिर्फ पास्चर तो उस पहले वाले सेंटेंस में है ना। नहीं नहीं, ये तो हम यहाँ पर, तेरी वाली में भी है, मेरी लेकिन वो वाली में नई भी नहीं। नई वाली में देख रहा है। नई एक वाली सेकंड सर, में जो तुम्हारा सेंटेंस है उस सेंटेंस को पूरा करो, उसमें बताओ कि क्या है वो। पास्चर कहीं नहीं लिखा हुआ। गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की। अरे भाई, गिवन बाय के बाद डिमिट्री इवानोव्स्की नहीं, डिमिट्री इवानोव्स्की तो एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। वर्ड मिसिंग है इस बुक में फिर। डीजे इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज्ड, पहले तो पास्चर का नाम आ गया यहाँ पर पहला पॉइंट, इसके बाद इवानोव्स्की का नाम आ रहा है। Recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. इवानोव्स्की ने ये देखा कि ये जो माइक्रोब्स हैं कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं किसके? मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको के। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इवानोव्स्की ने किस पर काम किया था? सो ही वर्कड अपॉन द टोबैको। और टोबैको कि कौन सी डिजीज के बारे में बात हो रही थी? मोजेक। और मोजेक डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो था वायरस, जिसका नाम रखा गया TMV। तो ये जो वायरसेस हैं ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि इनका जो साइज होता है उससे कम होता है। ठीक है, अब एक और डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर हुआ, वो डेमोन्स्ट्रेशन किया बीजरिंग ने। Demonstrated that the extract of infected plants of the tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum, यानी कि infectious living fluid। ठीक है, ये बोला उन्होंने। अब जाहिर सी बात है उन्हें नहीं पता था ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, बात ये थी कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता था, और इन्फेक्शन अगर कोई कॉज कर रहा है ट्रांसमिशन से तो जाहिर सी बात है वो पैथोजन है, और पैथोजन लिविंग ही होते हैं। अब तक की डिस्कवरी के हिसाब से यही था। ठीक है, 1988 की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात उस समय की बात है। तो यहां पर बीजरिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी टोबैको से ही रिलेटेड था, और इन्होंने क्या दिया? कंटेजियम वेवम फ्लूइडम। इसके बाद है स्टैनली, हु इज क्रेडिटेड टू फर्स्ट क्रिस्टलाइज वायरसेस। अब ये क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं उस पार्टिकल के। अब पार्टिकल के क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि किसी सेल के क्रिस्टल नहीं बनते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका क्रिस्टलाइजेशन जब हुआ तो उसमें लार्जली दे वर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स।
उन क्रिस्टल्स में मेनली प्रोटीन था। इसका मतलब क्या था, अब हम जानते हैं कि बाहर प्रोटीनेशियस कोट होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, यानी कि उनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाहर थी ही नहीं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे फाइकोमाइसिटीज। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, क्या बात है, गुड। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वो हम जानते हैं डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ए वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये सब क्वेश्चन के पॉइंट है। क्या वायरस को एक न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं? हाँ। क्या वायरस नॉन लिविंग होता है? हाँ। क्या वायरस लिविंग होता है सेल के अंदर? यस। क्या लिविंग, क्या वायरस में आउटसाइड होस्ट बॉडी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है? नहीं। ठीक है। फिर वायरस में क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं तो मेनली क्रिस्टल किसके पाए जाते हैं? प्रोटीन के। क्या वायरस में डीएनए या आरएनए हो सकता है? हाँ। क्या वायरस में दोनों हो सकते हैं, एक ही वायरस में? नहीं। ठीक है। फिर वायरस का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है। देन जेनेटिक मटेरियल, वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसमें, इस पूरे वायरस में इन्फेक्शियस क्या, इन्फेक्शन फैलता किसकी वजह से है? तो जेनेटिक मटेरियल अगर नहीं जाए होस्ट के अंदर, केवल प्रोटीन कैप्सोमियर या कैप्सिड चला जाए तो नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animal have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. अब यहां पर हम लिख लेते हैं इस चीज को। प्लांट वायरसेस में एसएस आरएनए होता है, जबकि एनिमल वायरसेस में एसएस आरएनए, डीएस आरएनए या डीएस डीएनए होता है। ठीक है। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड। अच्छा, बैक्टीरिया, अच्छा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें हमेशा डीएनए होगा, डीएस, और उनको बोलेंगे क्या? बैक्टीरियोफेज। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। अब ऊपर आप ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैप्सिड है, और कैप्सिड में जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, these are known as capsomeres. बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो हमने बात कर ली कैप्सिड की, कैप्सोमियर की। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। देखो, ये हेलिकल फॉर्म होगी और ये पॉलीहेड्रल होगी। हेलिकल में टीएमवी का एग्जांपल दे दो, पॉलीहेड्रल में फेज का एग्जांपल दे दो। Viruses causes diseases like mumps, smallpox, herpes, influenza। 4 डिजीज के नाम तो यहाँ पर इस लेवल पे पता ही होने चाहिए। इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, मम्स और स्मॉलपॉक्स, वेरियोला वायरस, मम्स, पैरामिक्सो वायरस, हर्पीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जनरली। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन। अच्छा, एनिमल्स में तो हमें पता चल जाता है कि फ्लू है या जो भी रिलेवेंट इसमें सिम्टम्स है, जैसे स्मॉल पॉक्स में पस्ट्यूल्स का आना, हर्पीज में भी एक वो बन जाना, पेपिला बन जाना, इन्फ्लुएंजा में तो होता ही है रनिंग नोज वगैरह, और मम्स में जो है पैरामिक्सो वायरस होता है। इसमें पेन होता है क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाती है। तो इनमें सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन प्लांट्स में सिम्टम्स क्या होंगे? मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये लर्न कर लेना भाई। मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग और ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये किसके हैं? वायरसेस के, प्लांट्स में होने वाले डिजीजेस के अगेंस्ट सिम्टम्स हैं। वायरॉइड्स की बात करते हैं। 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स। वायरस में क्या क्या पढ़ लिया हमने? पास्चर पढ़ ली, इवेनॉस्की पढ़ लिया,
बीजरिंग पढ़ लिया और स्टैनली। ये 4 चीजें हमने इसमें पढ़ी, चार साइंटिस्ट के रोल पढ़े। वायरॉइड्स में सबसे पहले आता है टीओडाइनर, और टीओडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट मतलब ओल्ड कौन सा वाला है? वायरस। वायरस है। दैट वाज स्मॉलर देन द वायरस। टीओडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि ओल्ड इन्फेक्शियस एजेंट जो ऑलरेडी था, ऑलरेडी सबको पता था कि भाई ये तो है ही इन्फेक्शियस, वो कौन था? वो वायरस था। ठीक है, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट टीओडाइनर ने डिस्कवर किया, दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो टीएमवी देखो शुरुआत किससे हुई थी? टोबैको मोज़ेक वायरस, यहां से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर क्या? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। अभी ऊपर किसकी बात कर रहे थे हम? उसकी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे थे। यहां पर क्या है? फ्री आरएनए है, केवल आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि इन्फेक्शियस रोल प्ले कर रहा है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। हाउ वायरॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस? नंबर वन, दे विल ऑलवेज हैव आरएनए मॉलिक्यूल, okay? And second thing, they will only have RNA molecule. It means they will not have protein code, okay? They are virus like in this case, कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल तो है, तो वायरस जैसे तो है, वायरस जैसे हैं, वायरस नहीं है क्योंकि प्रोटीन कोड नहीं है। तो जैसे न्यूक्लियस से न्यूक्लियोइड होता है, राइजा से राइजोइड होता है, ठीक है, लिम्फ, ठीक है, से लिम्फॉइड होता है, वैसे वायरस से ये वायरॉइड है, वायरस लाइक। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड was of low molecular weight, यानी कि वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, स्मॉल पार्टिकल है, मॉलिक्यूल की जो लेंथ है वो भी कम है। ठीक है, वायरसेस हमने पढ़ लिया और वायरॉइड्स पढ़ लिया। अब यहां पर आता है लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन एज वी ऑल नो। सर। हाँ जी सर, एक छूट गया हमारा नया, एक और। हाँ बताओ। प्रायोन्स करके। प्रोटीन पार्टिकल्स, मैड काउ डिजीज। हाँ, वो भी दिया है इसमें इस बार, जेकब डिजीज वाला। क्रूट्सफेल्ड जैकब। भेजें। हाँ भेज दो, भेज क्या तो स्क्रीन शेयर। शेयर ही कर लो। Friends, in modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent can consist of abnormal। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये और रिसेंट है। एक तो ओल्ड इन्फेक्शियस एजेंट था वायरस, उसके बाद न्यू इन्फेक्शियस एजेंट हुआ वायरॉइड्स, उसके बाद और मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस की कैटेगरी में, तो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में हमारे पास एक और इन्फेक्शियस एजेंट आता है जो कि जिसका ट्रांसमिशन हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। दिस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इज नोन एज प्रायन। The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called as mad cow disease in cattle, and its analogous variant Creutzfeldt मतलब सीआर बोल दिया इसको, जैकब डिजीज इन ह्यूमन। तो ये दो डिजीजेस हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या मैड काउ डिजीज, और दूसरा है सीआर जैकब क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज इन ह्यूमन। पहली बात, प्रायंस में इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को ये कॉज करता हुआ पाया गया है। होता क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल। और करता क्या है? दो, अगर हम बात करें इसकी कैटल्स की, तो बीएसई और मैड काउ डिजीज। एबनॉर्मली क्या होता होगा?
एबनॉर्मली फोल्ड यानी ऐसी फोल्डिंग जनरली देखी नहीं गई है, जिस टाइप की फोल्डिंग उसमें होती है, तो उसको एबनॉर्मल बोल दिया। और दूसरा है CR जैकब डिजीज। ओके चलिए, लाइकेन देखिए, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म में आता है वैसे ही, क्योंकि दो इंडिविजुअल हैं जो लिविंग कंडीशन में एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोन्ट, क्योंकि एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, है ना। तो फाइको और माइको वर्ड जो है वो रिस्पेक्टिवली एल्गी और फंजाई के लिए आता है। तो विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। क्या बात है, ये रिस्पेक्टिवली वाले जो होते हैं ना, ये ध्यान रखना इसका, है ना। फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहीं पे यही इसी सेंटेंस में इधर उधर कर दें तो चार ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट बाकी का सेम रखें, एक तो यही है जो लिखा हुआ है। तीसरे में लेटर हाफ जो है उसमें रिवर्स कर दो, ठीक है। और चौथे वाले में माइकोबायोन्ट को पहले रख दो, फाइकोबायोन्ट को ऐसे ही रख दो, और दोनों में ऑटोट्रॉफिक कर दो या दोनों में हेटरोट्रॉफिक कर दो या किसी में मिक्सोट्रॉफिक कर दो, कुछ भी वो उसमें आ सकता है ऑप्शन में, क्रिएशन में। तो फाइकोबायोन्ट, फाइको मतलब फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एल्गी है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है, बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर और भी उसमें ट्रिक लगा रखी है तो माइकोलॉजी फंजाई, फंजाई में हेटरोट्रॉफिज्म है। सेप्रोफाइटिक है, आप कहेंगे नहीं नहीं सर इसमें तो सेप्रोफाइटिक, अरे सेप्रोफाइटिक भी तो हेटरोट्रॉफिज्म का ही एक सब टाइप है, वो कोई अलग थोड़ी होता है, अलग होता है मतलब कि वो हेटरोट्रॉफिक में ही आता है, ये कहने की बात है। सो एल्गी फूड प्रिपेयर कर सकता है, वो फंजाई एब्जॉर्ब करेगा। आप कहेंगे सर एल्गी क्या खाएगा, अरे भाई प्लांट्स आर डिजाइन्ड इन नेचर इन सच अ वे दैट दे आर हैविंग पोटेंशियल ऑफ प्रिपेयरिंग सो मच फूड दैट इट गोज बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। देखो नेचर में ना, नेचर में अगर बहुत है और वो गिविंग के लिए ही बना हुआ है तो उसको आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कह सकते, उसको आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ नहीं देखते हो, ठीक है, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ देखते हो। लेकिन अगर कहीं पर ग्रोथ करके और या मतलब किल करके कंजप्शन हो रहा है तो वो एक नेगेटिव थिंग है, दैट इज अ नेगेटिव थिंग। सो एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है भाई, जो सेप्रोफाइटिक उसकी हैबिट है डिकम्पोजिशन करने के बाद वो सारा एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी जब वो डिकम्पोज कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी उसके पास बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही एब्जॉर्ब हो रहा है एल्गी यहाँ से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वाटर और एब्जॉर्ब हो रहा है, एल्गी जो है उस चीज को एब्जॉर्ब करके और बना रहा है, तो इस टाइप से है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि सर फंजाई को जब फूड मिल ही रहा है तो फिर डिकम्पोजिशन क्यों करेगा, अरे एंजाइम कहाँ जाएंगे, इसके एंजाइम कहाँ जाएंगे, ठीक है। और जब इसकी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ जब होगी, रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगी, इसके नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ेंगे तो और मतलब इसको फूड की जरूरत है, तो एल्गी जितना फूड दे रहा है दैट विल बी नॉट इनफ, तो ये डिकम्पोजिशन करेगा, तो डिकम्पोजिशन जब करेगा तो डिकम्पोजिशन नाप तोल के तो होता नहीं है, एंजाइम तो एक्ट करेंगे अच्छे से, तो मिनरल वाटर बहुत ज्यादा होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर बहुत ज्यादा होगा, तो वो एल्गी एब्जॉर्ब कर लेगा, इस टाइप का है। So for its partner, so close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. ये अच्छी लाइन लिखी है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए लिखा हुआ है कि लाइकेन जो है इतना एक इंटीमेट एसोसिएशन होता है कि आप देख कर नहीं बता सकते कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट है। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है। सर कि उसमें भी तो था ना इंडस्ट्रियल से, उसमें जब हमारे पास वो ब्लैक और वो व्हाइट कलर के मॉथ्स थे, नहीं वो थे बिल्कुल एवोल्यूशन में, हाँ बिल्कुल इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन वाले केस में था, है ना, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाले केस में था, ठीक है। सो इट मार्क्स कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर।
एस टोटल की बात की, फिर लीनियस और विटेकर की बात करते हुए डीमेरिट्स मेरिट्स की बात करके कार्ल लुईस की बात की हमने, मोनेरा में बैक्टीरिया देखा, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन माइकोप्लाज्मा करके प्रोटिस्टा में आए, प्रोटिस्टा में चीफ प्रोड्यूसर क्राइसोफाइट्स और रेडटाइड्स डाइनोफ्लैजिलेट्स, पेलिकल की प्रेजेंस यूग्लिनोइड्स और प्लाज्मोडियम के से रिलेटेड पॉइंट्स स्लाइम मॉड्स में देखा, प्रोटोजोन्स हमने देखे, सीलिएटेड फ्लैजिलेटेड अमीबॉइड और स्पोरोजोन्स। किंगडम फंजाई, फंजाई में रस्ट और स्मट कॉज करने वाले डिफरेंट और माउथ्स बनाने वाले डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, काइटिन जिनमें होता है सेल वॉल की कंपोजिशन के फॉर्म में, वो हमने देखा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज हमने देखा, म्यूकर राइजोपस, एल्ब्यूगो। देन एस्कोमाइसिटीज में एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। देन बेसिडियोमाइसिटीज में अगैरिकस, यूस्टिलैगोपक्सिनिया। देन ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा हमने पढ़ा था। किंगडम प्लांटी, ऑल्टरनेशन विद जनरेशन इसका मेन पॉइंट था। किंगडम एनिमेलिया, इसमें सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म और लोकोमोशन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वायरस वायरॉइड्स लाइकेन में हमने स्टार्ट किया, तो वायरसेस के स्ट्रक्चर को हमने देखा। स्टार्टिंग इसकी पास्चर से हुई, फिर एवेनोस्की ने टीएमवी में इसको देखा और बिजरिंग ने कंटेजियम विवम फ्लूइडम दिया, स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया और ये सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ कहाँ होता है वो हमने नोट किया प्लांट और एनिमल वायरसेस में। और ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट का एनिमल को नहीं, एनिमल का प्लांट को नहीं इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इस टाइप से हम आगे बढ़े। वायरॉइड्स में हमने टियोडाइनर देखा, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज थी और फ्री आरएनए मॉलिक्यूल था, लो मॉलिक्यूलर वेट था। लाइकेन से पहले प्रायंस हमने देखा जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इन्फेक्शियस एजेंट है यहाँ पर, जो कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी यानी मैड काउ डिजीज इन कैटल्स और क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज इन ह्यूमंस कॉज करता है। लाइकेन में माइकोबायोम फाइकोबायोम देखकर हमने इसको गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बताया, यानी कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कहने का मतलब नहीं है कि पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, जहां पर पॉल्यूशन होता है वहां पर ये होते हैं। ये थोड़ा सा एक मिसनॉमर टर्म है, इसको ध्यान देना है। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर यानी कि जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां मिलेंगे ही नहीं, जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। यस सर।